अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ। असल में ये जो एक दिन पॉलिटिकल टर्माइल हो गया था जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी में क्लासेस नहीं हो सकी, उसके लिए ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्योंकि हमारा टाइम उसमें नहीं हो सका, तो ये मैं ऑनलाइन लेक्चर दे रहा हूँ ताकि आपको सहूलत रहे। तो आज हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको क्लास में दी थी, लास्ट क्लास में। तो आज इसमें इन डिटेल बात करेंगे। तो प्रॉपर्टी जो होती है, ये जब ट्रांसफ़र होती है तो उसमें बायर और सेलर दो पार्टीज़ होती हैं। अब उनकी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। सबसे पहले जो सेलर है, जिसको वेंडर भी कहते हैं, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो खुद टाइटल रखता हो, खुद मालिक हो। दूसरी उसकी ड्यूटी है कि वो प्रोपोज्ड बायर जो है, यानी सेलर जो है, वो बायर को प्रॉपर्टी के बारे में तमाम जो नकाइस हैं प्रॉपर्टी के, उस बारे में बताए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो एक प्लॉट है और उस प्लॉट में 20-25 फुट की फिलिंग है, तो वो उसको बताए कि भाई इसमें 20-25 फुट फिलिंग है। और इसी तरह अगर वो प्लॉट उसके ऊपर कोई स्टे ऑर्डर हुआ है, तो वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको बताए कि इसके ऊपर स्टे ऑर्डर है। और इस तरह की, यानी अगर इसको 4-8-10 फुट खोदो तो इसमें पानी आ जाता है। इस तरह की जो भी नकाइस हैं, या ये ज़मीन नीचे पथरीली है, बहुत ज़्यादा सख्त हार्ड पत्थर है नीचे, अगर उसके इल्म में हो तो उसका काम है कि वो ज़मीन के तमाम नकाइस जो हैं वो बायर को बताए। तो जो सेलर की ड्यूटीज़ हैं वो बायर के राइट्स हैं, और जो बायर के ड्यूटीज़ हैं वो सेलर के राइट्स हैं। अब प्रॉपर्टी बेचने से पहले अगर वो सोसाइटी की ज़मीन है, तो उसको चाहिए कि वो अपने नाम का जो अलाटमेंट ऑर्डर है, ट्रांसफ़र लेटर है, उसकी कॉपी वो जाके उसको बायर को दिखाए। वो उससे कहेगा ठीक है, मुझे ये प्लॉट पसंद है, आप, या ये कमर्शियल प्लाजा है, या दुकान है, ये जो भी चीज़ है, आप इसकी एनओसी ले लो। फिर वो जाके एनओसी लेगा सोसाइटी ऑफिस से। कि वो सोसाइटी, एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। पहला ऑब्जेक्शन तो ये होता है कि इसके ऊपर ड्यूज़ हैं, इसने इतना सोसाइटी का पैसा देना है, प्लॉट की किस्तें बाकी हैं, या और कोई ड्यूज़ हैं जो उसने अभी तक अदा नहीं किए। दूसरी बात ये होती है कि इस प्लॉट के ऊपर किसी बैंक ने, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कोई लोन नहीं दिया हुआ, वहाँ पर ये एज अ प्लेज नहीं हुआ हुआ, ये गिरवी नहीं रखा हुआ। तीसरा होता है कि किसी कोर्ट केस में बतौर ज़मानत, जब आप ज़मानत देते हैं किसी की, तो वहाँ पर, या किसी गाड़ी की सुपुर्दारी करवाते हैं, तो उसमें जो आप ज़मानत देते हैं, तो बाज़ औक़ात लोगों के पास प्रॉपर्टी के पेपर नहीं होते, तो वही जो उनके पास होता है उसका अलाटमेंट ऑर्डर, उसी के ऊपर स्टैंप लग जाती है कि ये फ़लाँ बंदे की फ़लाँ एफ़आईआर, केस एफ़आईआर फ़लाँ में ये ज़मानत के तौर पे जमा हुआ है। जमा होता क्या है, उस पर स्टैंप लग जाती है जुडिशल मजिस्ट्रेट की, और उस स्टैंप के बाद वो आगे फिर सेल परचेज नहीं हो सकती। तो ये 3-4 किस्म के ऑब्जेक्शंस होते हैं जो सोसाइटी को होते हैं। तो वो उसमें एनओसी जब जारी करते हैं तो उसमें लिख देते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद वो जो बायर होता है, वो और सेलर दोनों मिलके एक स्टाम्प जारी करवाते हैं जो डीसी वैल्यू, डीसी हर एक 6 महीने बाद जब भी चाहे वो वैल्यूएशन टेबल, उसको कहते हैं वैल्यूएशन टेबल, यानी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है वो डिक्लेयर करता है। एक मार्केट रेट होता है, एक डीसी रेट होता है। मार्केट रेट अमूमन ज़्यादा होता है, डीसी रेट कम होता है। बहरहाल डीसी जो डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर जो रेट मुकर्रर करता है, उसी के ऊपर जो है ना, उससे स्टाम्प की वैल्यू का तयन किया जाता है कि अगर प्रॉपर्टी इतने लाख की है तो उस पर इतना उसका जो है ना, इतना टैक्स बनता है, इतनी ही अमाउंट का वो स्टाम्प पेपर जारी होता है। फिर अगर वो मिसाल तौर पे 3,000 के स्टाम्प पे होना है, तो स्टाम्प हज़ार के 3 यूज़ हुए हैं, तो 3 स्टाम्प लिए जाएंगे हज़ार के, और पूरी सेल डीड को जब उस पर लिखा जाएगा तो इतनी फैलाई जाएगी कि वो उन तीनों के ऊपर आ जाए। दोनों बंदे जाके, यानी बायर एंड सेलर, वेंडर और वेंडी, जाके स्टाम्प जारी करवाएंगे। वो स्टाम्प जारी कराने के बाद उसके ऊपर वो सेल डीड लिख ली जाएगी।
अच्छा, इसी तरह जो सोसाइटी की तरफ से अलॉटमेंट ऑर्डर या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लग गया, उसके बाद अगली कार्रवाई होगी। जहाँ पटवारी है और तहसीलदार है, महकमा रेवेन्यू इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर जो है वो फ़र्द बै जारी कराया जाएगा। जो वेंडर है वो फ़र्द बै लेगा। फ़र्द बै उसकी एक लिमिट होती है 30 डेज़ 45 डेज़, उसके बाद वो कारामद नहीं रहता। तो फ़र्द बै पटवारी जारी उस सूरत में करता है जब उसके ऊपर कोई मॉर्गेज ना हो, उसके ऊपर कोई स्टे ऑर्डर ना हो, अदरवाइज़ वो जारी नहीं, अदरवाइज़ वो कहता है कि भाई इस पर स्टे ऑर्डर मैं जारी नहीं करूँगा। फ़र्द बै का जारी होना मीन्स कि वो प्रॉपर्टी जो है वो उसकी ही है और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कानूनी सकम या कोई कानूनी लीगल लैकुना नहीं है। उसके बाद वो जाते हैं, जो अगर पंजाब के रहने वाले हैं तो बैंक ऑफ पंजाब से ई स्टाम्प जारी करवाते हैं। दोनों बायर एंड सेलर अपने अपने शनाख्ती कार्ड नंबर देते हैं और एक स्टाम्प दोनों के नाम से जारी होता है सेल डीड के लिए, और उसकी वैल्यू भी वही डीसी के हिसाब से, वो बैंक को पता होता है कितनी डीसी वैल्यू है, वो उस हिसाब से स्टाम्प जारी कर देते हैं। उसके बाद वो जाके एक वसीका नवीस के पास, जो सेल डीड्स लिखने के लाइसेंस याफ्ता होते हैं और ख़ुद से भी वो लिख सकते हैं, लेकिन ये कि वसीका नवीस से अगर लिखवाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वसीका नवीस के पास ऑलरेडी उसको पता होता है फॉर्मेट क्या चीज़ें लिखनी है क्या नहीं लिखनी। वो जब लिख लिया जाता है, उस पर गाँव के साइन हो जाते हैं, तो वो दोनों गवाहान और बायर और सेलर और एक नंबरदार ये जाके नायब तहसीलदार के सामने पेश होते हैं और वहाँ पर उस सेल डीड को रजिस्टर कर लिया जाता है। तो वो बन जाती है रजिस्ट्री। मैं ये प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवा देती। अब वो रजिस्ट्री हो गई, उस रजिस्ट्री को लेके फिर वो जाएगा तहसील पटवारी के पास और वो इंतकाल दर्ज हो जाएगा। जब इंतकाल बन जाएगा और इंतकाल मंजूर हो जाएगा और वो रजिस्टर ऑफ राइट्स पे लिख लिया जाएगा, तो उस जमाबंदी में तो कैफियत के नाम पे लिखा जाएगा कि फ़लाँ के हक़ में इतने मरले इतने कनाल का इंतकाल हस्ब हुक्म फ़लाँ मंजूर हुआ। और अगली जमाबंदी में उसका नाम बायर्स की तरफ, यानी मालकान, बायर से निकल के मालकान में आ जाएगा और जिसने अपना शेयर बेच दिया है उसका नाम रिकॉर्ड ऑफ राइट से निकल जाएगा। तो ये है तरीका बाय करने का। और अगर इसी तरह जो सोसाइटी की ज़मीन है उसमें ये होता है कि जब वो एनओसी जारी हो जाती है तो दोनों बायर एंड सेलर सोसाइटी ऑफिस में जाते हैं, ट्रांसफ़र अफसर के सामने पेश होते हैं और वो उनसे पूछता है कि भाई आपने पैसे ले लिए, उससे पूछता है कि आपने कब्ज़ा दे दिए, कहते हैं जी हाँ दे दिए। वहाँ पर जो पिछला अलाटमेंट ऑर्डर है ओरिजिनल जो सेलर के पास होता है वो सोसाइटी जमा कर लेती है और नया अलाटमेंट ऑर्डर 15 दिन बाद जारी कर देती है। 15 दिन महीने बाद वो जारी करती है उसके नाम पे जो ख़रीदार होता है। इस दौरान अगर कोई उसने चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया या पे ऑर्डर दिया और पे ऑर्डर नहीं कैश हो रहा, अव्वल तो ऐसा होता नहीं है, पे ऑर्डर तो कैश ही होते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो उसके पास एक 15 दिन का 20 दिन का क्वेश्चन होता है, वो जाके अगले प्रोसेस को रुकवा सकता है और वो जाके कह सकते हैं कि पैसे मुझे नहीं मिले, लिहाजा ये मेरे नाम ही रखा रहे जब तक, या फिर वो कोर्ट से स्टे ऑर्डर ला के तो उसको रुकवा देते हैं। तो ये इस तरह प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र होती है। और आपको पता होना चाहिए कि जब आप बिज़नेस लीडर बनेंगे, बिज़नेस मैनेजर बनेंगे या किसी कंपनी के सीईओ लगेंगे, क्योंकि आप बीबीए के स्टूडेंट हैं, आपने बिज़नेस करना है, तो जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदें तो कुछ ड्यूटीज़ होती हैं सेलर की, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं बायर की। बायर की तो इंटरनेशनल ड्यूटी होती है मुश्तरी और शारबाश वाली, कि उसने मेक श्योर करना है कि वो जिससे ख़रीद रहा है वो बंदा सेन है, वो ख़ुद टाइटल होल्डर है, वो को शेयर नहीं है, वो सोल ओनर है और वो ही हक रखता है इसको बेचने का। फिर प्रॉपर्टी को आप अपने एंगल से देखें कि उस पर कोई प्लेजेस वजेस तो नहीं है। और आजकल तो 10 साल पिछला ज़मीन का नज़र आ जाता है, स्टेट के वो 10 साल पहले वो ज़मीन कैसी थी, वहाँ से आप गूगल से देख लें कि जी वो वहाँ कोई खड्डा शड्डा तो नहीं था, कोई पानी की गुज़रगाह तो नहीं थी जिसको आप मट्टी डाल के बराबर कर दिए गए, ये चीज़ें आप देखें। और इसी तरह अगर नहीं होता तो और आपको बाद में कोई डिफेक्ट सामने आता है जो कि आपको आप समझते हैं कि सेलर को बताना चाहिए था और उसने नहीं बताया, तो फिर आप केस करके वो सेल डीड मनसूख करवा सकते हैं और अपने पैसे वापस भी ले सकते हैं। ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है उसमें ये प्रोविजंस दी हुई हैं।
अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि जब ये सोसाइटी ज़मीनें खरीदती है तो कैसे खरीदती है और सोसाइटीज़ कैसे बनती हैं। जो सोसाइटी के ओनर होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं। पहली बात तो ये है कि अंडर दी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास पहले उनकी वहाँ रजिस्टर होना ज़रूरी है। फिर वो जो स्कीम उन्होंने लॉन्च की हुई है, गुलबर्ग ग्रीन है या फैसल हिल है या फैसल एवेन्यू है, ये जो भी है, या टॉप सिटी है, या जो भी उसका नाम है आप दे दें, उसको देखें कि वो RDA से यानी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से या CDA से या LDA से, जिस भी शहर में वो है, वो उससे अप्रूव्ड है कि नहीं। अगर वो अप्रूव्ड है तो आप आगे बढ़ें, वरना पीछे हट जाएं। फिर वो सोसाइटी रजिस्टर्ड है कोऑपरेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास तो ठीक है, नहीं है तो पीछे हट जाएं। उसके बाद आप जाएं कि बंदा जो बेचने वाला है, जो आपको कमर्शियल ऑफिस या प्लाजा या दुकान दे रहा है, उसका स्टेटस क्या है। फिर प्रॉपर्टी की तरफ आएँ। उसके बाद आप इस तरीके से ख़रीदें। अब सोसाइटियाँ क्या करती हैं, जब ये ज़मीन ख़रीदती हैं तो ये बस इन बल्क लेती रहती हैं, जॉइंट ओनर से, जॉइंट खाता से। किसी के पास 2 मरले है तो वो 2 मरले ले लेती हैं, किसी के पास 1 कनाल है, 2 कनाल है, 10 कनाल है, 20 कनाल है, ये ज़मीन ख़रीदते रहते हैं। ख़रीदते ख़रीदते ज़मीन इनको जो है वो, जब इनका टारगेट पूरा हो जाता है 10,000 एकड़ 500 एकड़ का, तो फिर वो महकमा माल के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम इतने एकड़ के हम इसमें मालिक हैं, लेकिन हमारी ज़मीन जो वो पॉकेट्स में है, वो मुख्तलिफ़ जगहों पे है, इसको कंसोलिडेट कर दें एक जगह और इसको पार्टीशन कर दें और सेपरेट पोजीशन दे दें हमें। तो वो महकमा माल जो है एक तरीक़ाकार है पार्टीशन ऑफ लैंड एक्ट 2012 का है, जिसके तहत 6 महीने के अंदर अंदर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो बाउंड है कि वो आपको सेपरेट पोजीशन करके दे। और अगर ऐसा नहीं करता तो एक एक्सटेंशन 180 डेज़ की और वो ले लेते हैं, यानी 6 महीने और ले लेता है। और अगर फिर भी नहीं करता तो आपके पास हक है कि आप हाई कोर्ट में जाके रिट करें और उसको डायरेक्शन ले लेंगे, वो डे टू डे हेयरिंग करके आपकी पार्टीशन प्रोसीडिंग मुकम्मल करें, कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग मुकम्मल करें और वो आपको एक अलग नक्शा जीम बना दे, उसका एक ततिम्मा काट दे, सेपरेट खसरा नंबर अलाट कर दे। उस खसरे के ऊपर वो लिख देगा कि ये खसरा जो है ये है फैसल हिल्स, और फैसल हिल जो फिर उस खसरे के अंदर अपने नाम रोड्स बनाएगी, सीवरेज लाइनें बिछाएगी, बिजली की लाइनें लगाएगी, गैस की लाइनें बिछाएगी और गलियां बनाएगी, पार्क बनाएगी, मस्जिद बनाएगी, कमर्शियल एरियाज डिक्लेयर करेगी और रेजिडेंशियल एरियाज डिक्लेयर करेगी। उसके बाद वो जो है वो प्रॉपर्टी वो प्लाट बना के वो उसको सेल करेगी। अब उसके बाद प्लाटों की सेल परचेज जो है वो सोसाइटी ऑफिस में होगी, महकमा रेवेन्यू से बाहर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप जब फ्यूचर में बिज़नेस को लीड करेंगे तो आप मेरी इस लेक्चर को याद रखेंगे और इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे या बेचेंगे। इसके अलावा जो आपके सवाल होंगे वो कमेंट्स में आप मुझे दे दें, मैं कमेंट्स कर लें, क्वेश्चन कर लें, मैं आपको उनके जवाब भी दूंगा। तो ये जो एक हमारी क्लास मिस हुई थी पॉलिटिकल टर्मोइल से, उसको आज हमने ऑनलाइन लेक्चर से कवर कर लिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।